लास्ट डे हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, थ्योरी कर चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी है उसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो जैसे कि एक हम देखेंगे, एक डाइपोल ये है हमारा, ये माइनस क्यू रहा, ये प्लस क्यू चार्ज रहा, और ये हमारा डाइपोल है पी नॉट, और इस पी नॉट वेक्टर। अब इसके सेंटर से हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं आर, और ये पॉइंट होगा हमारा एक क्यू पॉइंट मान लेते हैं। तो ये या क्यू के जगह पे हम क्या करते हैं, आर पॉइंट ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक्सियल, चूंकि इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वह एक्सियल लाइन होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह दो आएगा, एक तो ई आर आएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। और जैसा कि हम लास्ट डे पढ़े थे, तो यहाँ से हम एंगल लेते थे, तो यहाँ पे देखेंगे वह थीटा का, तो ई आर क्या था हमारा, ई आर इक्वल था 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। और ई थीटा क्या आया था लास्ट डे, वो आया था p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब इसमें हम देखेंगे थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। रीजन देख लो, ये डाइपोल था और ये हम लेते थे थीटा, ये था प्लस क्यू और ये था चार्ज माइनस क्यू, और ये एक पॉइंट हम पी लिए थे और यहाँ पे हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे दो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही एंगल है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे एंगल है, अब अगर हम एक्सियल लेंगे तो ये आ गया ना, तो ये एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। तो थीटा का वैल्यू 0 ले लेंगे तो ई आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ई आर इक्वल टू हो जाएगा 2p cos 0 डिग्री बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और cos 0 1 होता है, तो ये आ गया 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ई आर ये आया। ई थीटा की अगर हम बात करते हैं तो ई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p साइन 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। साइन 0 0 होता है, इस वजह से टोटल वैल्यू 0 हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। तो ई थीटा तो 0 है, इसलिए ई इक्वल टू हो जाएगा ई आर, और ये इक्वल हो जाएगा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई। अब हम देखेंगे, इसको नोट कर लो पहले, एक पॉइंट देखते हैं यहाँ से। एक पॉइंट देखेंगे यहाँ से, तो हम एक चीज़ देखें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 आ गया, ये सिर्फ आया है 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो देखो डाइपोल का डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही आया, तो दोनों क्या है, पैरेलल एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है। तो वही हम पॉइंट लिख दिए हैं, एट एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये था और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही आया है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये क्लियर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिर से, सेम क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक
डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब तुमको पता है, ये हम एक अगर डाइपोल लेते हैं -q + q और ये सेपरेशन है 2a, तो यहाँ से एक्सियल पोजीशन क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब इससे 90 डिग्री पे ये एक्सियल पोजीशन था और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाएगा एक्सियल से 90 डिग्री, मतलब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वह एक्सिस है और इससे जो 90 डिग्री लाइन बनाएगा वह क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। तो ये पोजीशन हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो आएगा हमारे पास, एक तो ER आएगा और एक इधर आ जाएगा Eθ। तो हम यहाँ से देखेंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की ER और Eθ, तो ER इक्वल टू हमको अभी जस्ट फॉर्मूला हम पढ़े ही हैं 2p cos थीटा बाई 4πε0 RQ। हम यहाँ से देखेंगे एंगल थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो 2p cos 90 बाई 4πε0 RQ। cos 90 जीरो होता है इसलिए ER जीरो आ गया। अब हम बात करते हैं अगर थीटा का, तो Eθ इक्वल टू क्या आ जाएगा p sin थीटा बाई 4πε0 RQ। तो ये हो जाएगा p sin 90 डिग्री बाई 4πε0 RQ। तो यहाँ से आ जाएगा p बाई 4πε0 RQ। तो ये Eθ आ गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे ER जीरो हो गया, वहाँ पे Eθ जीरो हुआ था। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं E नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा √ER² प्लस Eθ²। मतलब यहाँ पे ER जीरो हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ER इक्वल टू हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल टू Eθ और ये हो जाएगा p बाई 4πε0 RQ। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल, तो डाइपोल का डायरेक्शन ये रहा, डाइपोल का डायरेक्शन क्या रहा ये रहा p0 वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट भी किधर आया इसी डायरेक्शन में आया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक डाइपोल था -q + q का, तो मतलब ये डाइपोल p0 वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर आया इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आया है E, ये Eθ के इक्वल आया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या है एंटी पैरेलल, क्या है एंटी पैरेलल। तो लिख सकते हैं पॉइंट, अब इसको नोट करो, यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड is anti-parallel to electric dipole moment। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के क्या हो जाएगा यह एंटी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन पे है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो दोनों के बीच का रिलेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे आया है E इक्वल टू 2p बाई 4πε0 RQ। यहाँ पे देखेंगे तो ये p बाई 4πε0 RQ आया है, तो ये क्या है वो ये जो है इससे वह डबल है, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में हम रिलेशन को लिख सकते हैं और वो रिलेशन क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल और एक्सियल में कौन ज़्यादा है, देखो एक्सियल ज़्यादा है और इक्वेटोरियल कम है, तो हम लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगा -12 E वेक्टर एक्सियल, मतलब एक्सियल के ये क्या है ये हाफ है,
इक्वेटर वाला क्या है, हाफ है, और ये डबल है। क्लियर है यह चीज़? नोट करो। देखेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा। तो लिखेंगे हम क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगेगा उसको हम बात करते हैं। ठीक है, तो वो फोर्स कितना होगा। तो देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ही नहीं, दोनों के बीच का डायरेक्शन हमेशा सेम होने चाहिए, डायरेक्शन कांस्टेंट होने चाहिए, और साथ ही साथ दोनों लाइन के बीच में जो लाइन ऑफ फोर्स है उसके बीच का सेपरेशन कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। तो यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे अगर कोई एक डाइपोल रखते हैं तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। ये इसका सेंटर है और ये डिस्टेंस हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस 2a डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस एक्चुअल में बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, इधर लग जाएगा क्यू ई फोर्स, इस पे इधर लग जाएगा फोर्स क्यू ई। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पहले ही दिखा दिया गया है, ये है डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये एरो तुमको डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे नेट फोर्स देखेंगे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं, if dipole is placed in uniform electric field, if dipole is placed in uniform electric field, then net force on dipole is 0। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा डाइपोल पे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लो। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखे थे, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। तो लिखते हैं, क्वेश्चन के टाइप में ही लिख लेते हैं, व्हाट हैपन व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे कि हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो जैसे कि एक डाइपोल ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है वो ई वेक्टर दिया गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगा। तो ये पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, तो यहाँ पे हो गया ई वेक्टर प्लस डेल्टा ई वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गया, चेंज कर गया। तो फोर्स की अगर बात करते हैं तो फोर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स कितना लग जाएगा, क्यू ई वेक्टर। यहाँ पे फोर्स कितना लग जाएगा, इधर लग जाएगा क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस डेल्टा ई वेक्टर। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कितना से किया, तो फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेल्टा ई से चेंज कर गया। तो फोर्स जो हो जाएगा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम वेक्टर टर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस डेल्टा ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर। अब यहाँ से हम देखेंगे तो क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू डेल्टा ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया क्यू डेल्टा ई वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू। अब यहाँ पे अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हम बात कर रहे थे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है कि अगर वेरी कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उसके फंक्शन हमको देखने होंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखते हैं कि ये लेंथ जो था वह या तो हम 2L लेंगे या फिर L लेंथ ले लेते हैं। तो हम देखेंगे कि L लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा ई से चेंज किया है, L लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा ई वेक्टर से चेंज कर गया। तो यूनिट लेंथ पे कितना से चेंज करेगा, तो डेल्टा ई वेक्टर बाई L लेंथ से। इसी को हम लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, और वह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डेल्टा ई वेक्टर बाई एल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा ई वेक्टर इक्वल टू एल इंटू डेल ई वेक्टर बाई एल। तो ये हमको आ गया। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ए वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा हमको क्यू इंटू एल डेल ई वेक्टर बाई डेल एल। और क्यू इंटू एल, देखो डाइपोल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लेते थे और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लेते थे, और ये सेपरेशन अगर हमारा एल है तो डाइपोल याद होगा कि डाइपोल क्या था, पी वेक्टर इक्वल टू था क्यू इंटू एल वेक्टर। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो पी इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू इंटू एल। यहाँ से क्यू एल को क्या लिख सकते हैं हम, पी, तो हम इसको लिख सकते हैं पी डेल ई वेक्टर बाई डेल एल ए वेक्टर इक्वल टू। तो ये तुमको याद रखने होंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसका थ्योरी तुमको अप्रोक्स मैक्सिमम बुक में तुमको थ्योरी नहीं मिलेंगे। सो तुमको ये इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब इसको स्टार मार्क कर सकते हो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इसका थ्योरी तुमको जल्दी बुक में मिलेगा नहीं। और क्वेश्चंस इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे देखो फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल। डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे एक डाइपोल रख देते हैं पी नॉट वेक्टर, और दोनों इसके सेंटर, डाइपोल के सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस है r। तो हम यहाँ पे देखेंगे फोर्स अगर निकालेंगे तो फोर्स हम इजीली निकाल सकते हैं, और वो फोर्स क्या होगा हमारा कि यहाँ पे देखेंगे फोर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इस चार्ज के कारण अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा ये, देखो कोई भी चार्ज जैसे इसको डाइपोल को छोड़ के देखते हैं, यहाँ पे जैसे ये प्लस क्यू चार्ज लिए और यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर हम देखेंगे तो फोर्स इधर लग जाएगा E, और वो E क्या होता था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये याद होगा कैसे निकालते थे, तो यहाँ पे +1 कूलम चार्ज हम लेते थे एंड देन इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि ये डाइपोल था पी नॉट वेक्टर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, और यहाँ पे चार्ज ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच के सेंटर से डिस्टेंस r है। तो फोर्स का फॉर्मूला आया था F इक्वल टू पी नॉट डेल ई वेक्टर बाई डेल एल था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का सेपरेशन क्या है, r है, तो डेल r। तो ये पी नॉट और डेल ई वेक्टर कितना है वो यहाँ से रख देंगे, तो डेल r। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे
लिखेंगे क्यू आर वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये लिख सकते हैं। लेकिन हमको वेक्टर टर्म में नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमको डायरेक्शन पता है कि फोर्स जो लगेगा वह यहाँ पे देखेंगे तो निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका दोनों का अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन तो हमको पता है, लेकिन इस डाइपोल पे देखेंगे तो नियर में निगेटिव चार्ज होगा और डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और नियर में निगेटिव चार्ज है, इस वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और रिपल्सन कम होगा। सो ओवरऑल दोनों डाइपोल और चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और वह अट्रैक्शन कितना होगा, तो वो हम यहाँ से ई का वैल्यू रख देते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो पी नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये हो जाएगा डी बाई डी आर, ऊपर चला जाएगा आर की पावर -2। तो यहाँ से हम देखेंगे आर की पावर -2 को करेंगे तो -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 पी नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की पावर क्या आ जाएगा -2 -1, मतलब -2 पी नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की पावर -3 को लिख सकते हैं नीचे आर की पावर 3। तो ये हो गया फोर्स। और निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हम मैग्नीट्यूड की बात कर लिए हैं, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन होगा। क्लियर है यह चीज़। तो यहाँ से हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करो। नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स। जैसे एक डाइपोल यहाँ पे ये दिया गया है P1 वेक्टर और एक यहाँ पे दिया गया है P2 वेक्टर, और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है R। तो हमको अगर फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इस डाइपोल के कारण इस पे या इसके कारण इस पे। तो हम क्या करते हैं, एक तुमको सिंपल सा बताना चाहेंगे कि ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, सो तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा Q1, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा +Q1, यहाँ पे -Q2, यहाँ पे +Q2। तो तुम देख सकते हो कि ये निगेटिव निगेटिव के बीच रिपल्सन होगा, इस पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होगा, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन और पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन। तो सबसे नियर में जो है वह पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, इस वजह से इफेक्टिवली देखेंगे तो दोनों पे सेपरेशन जो है वह क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कम है। सो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला नंबर बात है, तो हम क्या करेंगे, यह जो डाइपोल है हमारे पास P1 वेक्टर, इसके कारण यहाँ से R डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो ये R डिस्टेंस अगर हम यहाँ से लेते हैं, ये अगर R डिस्टेंस लिए हैं, तो हम तुमको बताना चाहेंगे कि ये कौन सा लाइन है, एक्सियल लाइन है। क्योंकि ये डाइपोल, याद करो डाइपोल के पैरेलल लाइन जो होगा वो क्या होगा, एक्सियल लाइन होगा। मतलब दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो कैसा लाइन होगा, एक्सियल लाइन होगा। तो ये एक्सियल लाइन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दो आएगा, एक तो इधर बेटा आएगा ER और एक ऊपर में आ जाएगा Eθ। इन दोनों के बीच 90 डिग्री होता है, और तुमको पता है कि ये डाइपोल से कितना एंगल पे है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। सो यहाँ पे ER इक्वल टू क्या था, 2p cos 0 डिग्री बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। तो ये आ गया 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ ER। Eθ देखेंगे तो Eθ इक्वल टू हो जाएगा p साइन 0 डिग्री बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। तो ये तो 0 आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला और वो मिला है ER। ये Eθ क्या है, 0। ये कितना आया है, 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ।
तो यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया यहाँ पे। तो P2 डाइपोल पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो ये डाइपोल था P1 वेक्टर और ये डाइपोल है P2 वेक्टर। तो इस डाइपोल के कारण यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो चुका है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे यहाँ पे तो ये है E = E r और ये है 2p/4πε0 r3 ये है। तो हम यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा इस पे, तो देखो ये P1 हो जाएगा, क्यों, चूँकि इसके कारण निकाले हैं तो P1 हो जाएगा। तो यहाँ भी तुम P1 कर सकते हो, यहाँ P1 कर सकते हो, यहाँ P1 कर सकते हो, तो यहाँ भी तुम P1 लिख सकते हो। तो इस डाइपोल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स देखेंगे तो F वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो हम इसके कारण यहाँ पे देख रहे हैं तो ये तो हमारे पास था ही पहले से। अब इसके कारण देखेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट लेंगे P2 वेक्टर यहाँ पे, तो हम P2 ही रहने देते हैं, वेक्टर हटा दो, P2 डेल E बाई डेल R कर देते हैं, ये सेपरेशन इन दोनों के बीच का R था तो R, तो यहाँ से P2 डेल बाई डेल R और यहाँ पे रख देंगे 2p1/4πε0 r3। तो हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ R वेरिएबल है, बाद बाकी कांस्टेंट की तरफ बाहर कर देंगे तो 2p1p2/4πε0 हो जाएगा। और RQ का करेंगे तो ये हो जाएगा d/dr ऑफ r⁻³ इसका करेंगे तो पावर बाहर आ जाएगा, ये 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये आ जाएगा -3 बाहर p1p2/2πε0 और ये हो जाएगा r⁻³ -1, तो यहाँ से आ जाएगा r⁻⁴ मतलब डिवाइड में चला जाएगा तो -3 p1p2/2πε0 r⁻⁴ ये हमारा आ गया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स। तो ये वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो मॉडुलस कर दो इसका तो ये हो जाएगा 3p1p2/2πε0 r⁻⁴। ठीक है, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। ठीक है।